नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है पति पत्नी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पति पत्नी। कॉल चेन्नई से था। मिस्टर मुरलीधर निरामय रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। मैं उनका सीनियर बोल रहा हूँ। मुरलीधर के स्याह होते चेहरे को देखकर ही केसर समझ गई कि कुछ अनहोनी सूचना है। खैरियत तो है। वक्त था तेज चीख मारकर जड़ हो जाने का, पर मुरलीधर ने दुख कम विक्षोभ अधिक व्यक्त किया। खैरियत पूछती हो तो निरामय रोड एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं। मधु ने कलह की होगी। निरामय तनाव में घर से चले होंगे, स्पीड कंट्रोल न कर सके होंगे। मधु का क्या हाल होगा। सोच रही होगी कि निरामय घायल क्यों हुआ, मर क्यों नहीं गया। नापसंद पति से तो छुट्टी मिलती। 10 साल होने को आए, इसने उस भले आदमी को जीने ना दिया। हमें अभी वहां जाना होगा। 10 साल, पूरा एक दशक। मधु इस रात से शादी कर कुल मर्यादा पर बट्टा लगाए, इससे पहले मुरलीधर ने निरामय का बंदोबस्त कर लिया था। केसर को आपत्ति थी। मधु को संभलने के लिए थोड़ा वक्त तो दो। तब तक तो लड़की उस मुसलमान के साथ भागकर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। विवाह वेदी पर थी सर झुकाए मधु और गर्व से भरा सम्मोहित सा निरामय। अग्निकुंड में मधु के सपने, कल्पनाएं, इच्छाएं और अनुभूतियां धुआं धुआं हो रही थी और निरामय का उत्साह परवान चढ़ रहा था। उसने हनीमून के लिए सिंगापुर का पैकेज बुक किया था। सिंगापुर की रौनक और रोशनी में दाम्पत्य की चमकीली गाथा लिखने को आतुर अनुरक्त निरामय और विरक्त मधु। उसके व्यवहार से निरामय ऊब जाए, त्रस्त हो जाए और भड़क कर कह दे, तुम जहां से आई हो वहीं लौट जाओ, और वह इसरार के पास चल दे। क्या मैं खुश नहीं हूँ पूछकर आप मुझे दर्द दे रहे हैं। सुनिए, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। आपसे पहले इसरार मेरी जिंदगी में आ चुका है। पर निरामय की तबीयत को क्या कहिए। इतना स्पष्ट सब कुछ सुनकर भी वह भड़का नहीं। होता है मधु, प्रेम कब किससे हो जाए कोई नहीं जानता। थोड़ा भी गुस्सा नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसे भी किसी से इश्क रहा हो और उससे शादी न कर सका हो। ऐसा है तो इसकी और मेरी महत्वाकांक्षा और लक्ष्य एक ही है। ये अच्छा मौका होगा जब ये अपनी दिलरुबा के पास रवाना हो जाए और मैं इसरार के पास। मधु ने बड़ी उम्मीद से पूछा, आपको कभी किसी से प्रेम हुआ है? अपनी सूरत ही ऐसी नहीं, मुझसे भला कौन इश्क करेगी। मैं आपका हाल पूछ रही हूँ। मैं तो तुम पर मर मिटा हूँ। मेरी वास्तविकता जानकर राय बदल दीजिए। कोई चांस नहीं। तब मुझसे तुम्हारा कोई कमिटमेंट नहीं था। तुम इस रात से प्रेम करने के लिए आज़ाद थी, उससे शादी करने के लिए भी कानूनी तौर पर आज़ाद थी, पर शायद हिम्मत न कर सकी। तो आपको बुरा नहीं लगा? मुझे किसी ने कहा है उन बातों पर ध्यान दो जो सुख देती है। तो मुझे खूबसूरत पत्नी मिली है, मुझे अच्छा लगा। इतनी उपेक्षा और तिरस्कार के बाद भी यह बुरे चेहरे वाला आदमी धन्य धन्य हुआ जाता है कि खूबसूरत पत्नी मिली है। इस अभिव्यक्ति को मधु ने हादसे की तरह देखा। मधु के असमंजस खत्म न होते थे। निरामय के साथ रहने की आदत नहीं डाल पा रही थी वह, और जिस घर में उसने इतने वर्ष गुजारे थे वहां जाना चाहती नहीं थी। वह बार बार मायके जाने की जिद ठान लेती थी, वो इसलिए कि निरामय भड़क जाए, पर ऐसा हो न पाता था। मधु का बार बार आना मुरलीधर को अनुचित लगता था। केसर, मुझे लगता है कि मधु सामंजस्य नहीं बना पा रही है। कोशिश तो कर रही है ना। यदि वह शादी से साफ मना कर देती या भाग जाती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। अनिच्छा से ही सही, उसने हमारा मान तो रखा है, तो हमें भी उसे सहानुभूति देनी होगी। तो तुम्हारी सहानुभूति पाने के लिए आती है वह। समझाओ इस लड़की को कि निरामय की भावनाओं की कदर करे। हमने मधु की भावनाओं की कदर की थी क्या? मैंने तब कहा था, फिर कहती हूँ, उसे थोड़ा वक्त दो। तब तक यदि शादी टूट गई, तलाक हो गया, तो मेरी पोजीशन मिट्टी में चली जाएगी। और मधु ठीक सामने थी। पोजीशन? पापा, मुझे विदा करके आपने अपनी पोजीशन बचा लेना। कभी सोचा है वहां रहते हुए मैं किस तकलीफ से गुजरती हूँ? नापसंद आदमी के साथ रहने का उपक्रम कैसे करती हूँ? आपको मेरे घाव न तब दिखे थे और न अब दिखेंगे। मेरे आने से आपकी पोजीशन बिगड़ती है तो अब नहीं आऊंगी। मधु लौट गई।
सामने कोई लक्ष्य नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं, प्रयोजन नहीं। दिन भर निष्क्रिय पड़ी निरामय को कोसती रहती। निरामय फिक्रमंद रहता उसके लिए। किसी दिन ऐसा न हो जाए कि वह शाम को घर आए और मधु जा चुकी हो। वह ऑफिस से 2-3 बार फोन भी करता। जिस दिन निरामय को घर लौटने में देर होती, मधु कामना करने लगती कि एक्सीडेंट हो गया हो तो मुक्ति मिले। माता पिता को सुना दूंगी, कुंडली मिलाकर कम आओ देखकर बड़ा सोच विचार कर तुम लोगों ने जो खबीस चुना था ना, लो वह मर गया, मैं आजाद हुई। इसरार तो अब भी मेरे इंतजार में है। उसे यह हद दर्जे का विचार न डराता था और न ही शर्म से भरता था और न ही लज्जित करता था। बल्कि निरामय जब कहता मुझे लौटने में देर हुई, तुम्हें फिक्र हो रही होगी, तब मधु निर्ममता से कह देती नहीं हुई। निरामय शांत बना रहता तो मधु की तुनक बढ़ जाती। यह भड़कता क्यों नहीं, हंगामा क्यों नहीं करता? जब देखो तब सरेंडर। क्या इसमें मेल ईगो, स्वाभिमान, आत्मसम्मान जैसे भाव ही नहीं है? निरामय में सारे भाव थे, पर वह हौसला नहीं खोना चाहता था। मधु, एमएससी आईटी जैसी डिग्री को क्या बेकार करोगी? मैंने एक इंस्टीट्यूट में बात की है, रिसर्च कर डालो। इस तरह उदास बैठी रहोगी तो मानसिक तौर पर बीमार हो जाओगी। ये पहली बार हुआ जब मधु को निरामय का प्रस्ताव किसी लायक लगा। उसे ख्याल आ गया कि वो तो पीएचडी करना चाहती थी। पीएचडी में मेरी रुचि है। संस्थान जाते हुए मधु दिनों बाद बड़ी रुचि से तैयार हुई। याद आया, ब्रांडेड वस्त्र कभी उसकी कमजोरी हुआ करते थे, लेकिन शादी के बाद उसने कपड़ों को अलमारी में बंद करके रख दिया था। संस्थान जाते हुए मधु को लगता उसके पुराने दिन लौट आए हैं, जब वह कॉलेज की रौनक हुआ करती थी। निरामय ने अपने प्रभाव और संपर्क से उसे नामी संस्थान में अवसर दिला दिया, इसलिए आभार स्वरूप वह निरामय से संस्थान की कुछ बातें कर लिया करती। कभी कभी उसके काम के बारे में पूछ लेती। निरामय को लगा एक दिन वह मधु का दिल जरूर जीत लेगा। वह उत्साहित हो जाता। थक गई, चलो आज बाहर खाना खाते हैं। चलो आज मैं किचन में मदद करता हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। आज मूवी देखने चलेंगे। आज शॉपिंग कर लेते हैं, मेरी छुट्टी है, तो मैं इंस्टीट्यूट से ले लूंगा। निरामय जब संस्थान पहुंचा, परिसर में कुछ शोध विद्यार्थियों के साथ खड़ी मधु हंस रही थी। हंसते हुए यह कितनी ताज़ा और तनाव मुक्त लग रही है। घर में नहीं हंसती, कारण मैं हूँ। मेरा बेचारा सा चेहरा और इसका परिचय सा। शादी तय होने के बाद मैंने जब भी इससे फोन पर बात की, यह उत्साह प्रदर्शन नहीं करती थी। खूबसूरत पत्नी मिलने की मौज ऐसी रही कि उसके निरुत्साह को मैं समझकर भी नहीं समझ पाया। नहीं समझा कि मेरी पर्सनैलिटी इसके उत्साह को खत्म कर देगी। इसके साथ अन्याय हुआ है। इधर मधु की नजर निरामय पर पड़ी तो उसने हंसी को ब्रेक लगा दिया। समूह से विदा लेकर उसके पास आई। कब आए? हंसते हुए अच्छे लगती हो। क्यों आए? मैं आ जाती। तुम्हें हंसते हुए देखने की तमन्ना थी, इसलिए आ गया। अरे बाबा, भूल गई शॉपिंग। मधु निरामय के साथ भव्य प्रतिष्ठान में थी। मधु, यहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं, ले लो जो चाहिए। कलेक्शन तो मधु को लुभा रहा था। झिझकते हुए ही सही, मधु ने 4 सलवार सूट ले लिए। घर आकर कपड़ों को उलटती पलटती रही। निरामय उसकी प्रफुल्ल छवि को निहारता रहा। जानता हूँ तुम्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई है कपड़ों को लेकर, पर तुम्हें खुश देखना अच्छा लग रहा है। ये छोटी छोटी खुशियां हैं जिन्हें पाने के जतन करने चाहिए। उम्र वापस नहीं लौटती। जो उमंग 16 साल की उम्र में रही होगी, उसे तुम 27 साल की उम्र में महसूस नहीं करती होगी। हर उम्र का एहसास और कल्पनाएं अलग होती है, जिन्हें फिर नहीं पाया जा सकता। जिंदगी को लेकर सजगता और सावधानी ना बरती जाए तो जिंदगी अपना अर्थ खो देती है और प्रयोजन भी। माना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, पर इन कपड़ों को क्यों सजा देती हो? ये पीला सूट पहनकर दिखाओ तो। यह शायद पहली बार ही था जब मधु ने स्थिति को दूसरी नजर से लक्ष्य किया। तो निरामय को बोध है कि मैं इसे पसंद नहीं करती, तो ये कैसा महसूस करता होगा? और जब शादी को 3 साल हो रहे हैं, तब भी मैं स्थिति को पहचानने, समझने और संभालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। यदि मैं अब इससे मुक्ति चाहूँ, तो यह मुक्ति वैसी न होगी जैसी 3 साल पहले होती। 3 साल का फासला वैसे तो बड़ा नहीं है, पर विवाह जैसे संदर्भ में बड़ा है। जिस आस्था और प्रतिबद्धता को लेकर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, वे 3 साल पुरानी हो चुकी है। बड़ा फर्क यह आया है कि इसरार की शादी हो चुकी है।
फर्क यह कि मुझे इस घर में रहने की आदत हो गई है। फर्क यह कि अब निरामय के मरने की कामना भयभीत न करे, पर अमानवीय जरूर लगती है। कभी कभी होता यह है कि हम परिस्थिति को नहीं संभालते, बल्कि परिस्थिति हमें संभाल लेती है। शिशु की आहट परिस्थिति का दिशा निर्देश थी। निरामय बहुत खुश था। मधु, बेटी हो तो तुम्हारी तरह खूबसूरत हो, बेटा हो तो उसकी शक्ल मेरी जैसी ना हो, वरना तुम जिधर देखोगी मेरी शक्ल नजर आएगी। हा हा हा। हाँ, नहीं। खंडन मंडन के बीच मधु ने अंदर की आवाज सुनी। भगवान ने निरामय को सुंदर नहीं बनाया तो निरामय का इसमें क्या दोष? इससे मेरी शादी हुई है, यह इसका दोष नहीं है। यह मुझे बलात् भगाकर थोड़े ना लाया है, भरे समाज में फेरे लिए है। यदि मुझसे कुछ उम्मीद करता है तो यह इसका अधिकार है, बल्कि उम्मीद नहीं करता, मेरी क्या उम्मीद है, इस फिक्र में रहता है ये तो फिर मैं इसे स्वीकारोक्ति क्यों नहीं दे देती? यह सामने नहीं होता तब मुझे इससे सहानुभूति होती है, सामने होता है तब लगता है तालमेल सही रखने की दिन भर जो यह तैयारी की थी सब बेकार हुई। असमंजस खत्म क्यों नहीं हो जाते? जेनी के जन्म पर केसर आ गई थी। केसर ने मधु के असमंजस भांप लिए थे। मधु, अब निरामय ही नहीं, यह बच्ची भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। यही तुम्हारा परिवार है, दूसरा विकल्प नहीं है। और हो भी तो उसको अपनाने में तुम्हें सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा बेटी। भीतर कुछ दरकेगा। निरामय इतने भले हैं कि ममता हो आती है उन पर। तुम अपने बौखलाहट को नियंत्रित करो। बाहर से कुछ दिखूं, भीतर से कुछ रहूं, यह हुनर मुझ में नहीं है। मेरी किस्मत खराब है, मैं सुखी नहीं रह सकती। रह सकती हो यदि निरामय की अच्छी बातों, आदतों पर ध्यान केंद्रित करो। माँ, तुम्हारे विधान भी ना। मैं अच्छी बातों वाले दामाद को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करना चाहती। मधु और निरामय किसी शादी समारोह में से देर से लौटे थे। रात 1 बजे निरामय को उल्टियां होने लगी थी। वह लस्त पस्त था, अस्त व्यस्त था, फिर भी पूछा था, मधु, वही खाना तुमने भी खाया था, तुम ठीक हो ना? हाँ। और यही वक्त था जब मधु को निरामय की जरूरत का एहसास हुआ। इसमें कुछ जरूरी गुण हैं, माँ ठीक कहती है। निरामय की अच्छी आदतों, अच्छे स्वभाव, अच्छी बातों पर ध्यान दो। IITN फ्रॉम खड़गपुर, 13 लाख का पैकेज, सुस्थापित कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर, छोटी बात नहीं है। इसकी नैतिकता, विचारधारा और संयम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़ी बात यह है, जिस सामाजिक भय के कारण मैं इसरार से शादी नहीं कर सकी, वह भय मेरे भीतर से गया नहीं गया है, इसलिए इस व्यक्ति, परिवार और संसार को छोड़ नहीं सकूंगी। छोड़ते हुए भीतर कुछ धड़केगा। अब जेनी और 6 माह की रैनी भी है, दोनों मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कहा जाता है वात्सल्य भाव इतना प्रबल होता है कि बच्चों को ममता देते देते स्त्री हर किसी के लिए ममतामयी हो जाती है। मैं कितनी निर्ममता से निरामय के मर जाने की कामना करती रही हूँ। अब वह कल्पना डराती है। यह न होगा तो जिंदगी में बहुत कुछ न होगा। मैं इसे अब भी बहुत पसंद नहीं करती, पर ये तो खुद को पसंद करता ही होगा ना। जेनी रेनी तो इसे बहुत पसंद करती है। इसकी माँ और बहनों को तो यह अच्छा ही नहीं, खूबसूरत भी लगता है। तो जिए माँ का बेटा, 5 बहनों का भाई, बच्चियों का पिता। मधु अनायास भगवान के सामने थी। ईश्वर, निरामय सक्रिय और सेहतमंद रहे। जब मैं इन्हें स्वीकृति देने लगी हूँ, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। स्वीकृति? कितने प्रतिशत? यही खुलासा होना था सिंगापुर में। मधु के आंदोलन को नरम कर देना निरामय की कामयाबी थी। पूछा था, मधु, इतना तो मैं जान गया हूँ कि अस्वीकार करते करते तुम मुझे स्वीकार करने लगी हो। बताओ, मुझे कितने प्रतिशत स्वीकारोक्ति मिली? तुम अनुमान लगाओ। 50%? 100% क्यों नहीं? 100% स्वीकृति कहीं नहीं होती। इसीलिए होते हैं मतभेद, वैमनस्य, टकराव, अभाव। मधु, इसी का नाम जिंदगी है। हाँ, स्वीकृति का मसला उलझा हुआ है। स्वीकृति का प्रतिशत जानना चाहते हो तो एक बार फिर से सिंगापुर चलना होगा। यद्यपि वह जो वाहियात से शुरुआत हमने यानी मैंने वहाँ की थी, उसे याद करके भी मुझे शर्म आती है। फिर भी वहाँ जाना चाहती हूँ। यह अनुभव पहला नहीं होगा।
पहले अनुभव को मैंने जाया कर दिया, फिर भी जाना चाहती हूँ। तुम ठीक कहते हो, उम्र लौटती नहीं, इसलिए उसे भरपूर जी लेना चाहिए। प्रासंगिक क्षण थे वो। निरामय ने मधु को प्यार से देखा था। इसके साथ जो भी विरोध रहे, आत्म प्रताड़ना से ये भी तो गुजरी है। अपने आप से संघर्ष करती रही है। इसके सामने असहनीय परिस्थिति थी, पर पलायन नहीं किया इसने। इसी बात पर गुलाम का सलाम कबूल कीजिए। सिंगापुर का प्रस्ताव अच्छा है। एक अच्छे प्रस्ताव को निष्फल कर देने के लिए थोड़े से अभिशप्त क्षण पर्याप्त होते हैं। निरामय सुबह ऑफिस के लिए निकला था, पर लौटा नहीं। कार जिसकी देखभाल वह खुद से अधिक करता था, पिचक कर डरावनी हो गई थी। ड्राइव कर रहे निरामय का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। स्तब्ध मधु दृश्य में होकर भी दृश्य में नहीं थी। नहीं जानती कि बच्चियों को किसने संभाला, निरामय का शव कैसे घर लाया गया, किसने परिजनों को सूचना दी, कैसे दिन बीते, कैसे रातें बीती, वह कुछ नहीं जानती। माँ और पिताजी कब आए, किसने उसे उसके कमरे में पहुंचाया। केसर 3 घंटे के सफर में घायल निरामय की सेहत के लिए निरंतर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। पहुंचकर पता चला वे इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। जा चुके निरामय के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह वक्त था तेज चीख मारकर जड़वत हो जाने का, पर केसर का जी चाहा मधु को झंझोड़ डाले। लो, नापसंद आदमी चला गया तुम्हारी जिंदगी से, चुन लो अब जिसे चुनना है। पर मधु जिस तरह करुण और निरुपाय होकर रो रही थी, वह देखकर केसर अकुला गई, व्याकुल हो गई। जब निरामय के न रहने का विचार डराता नहीं था, तब वे थे, पर जब यह विचार डराने लगा, तब नहीं है। मैं जिसे पसंद करने लगती हूँ, वही छूट जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है माँ? मधु के रूपांतरण को देखकर केसर भी अपना साहस खो रही थी। मुरलीधर अवाक थे। वे जानते थे मधु प्रदर्शन के लिए या किसी बाहरी प्रभाव के कारण नहीं रोती। तभी रोती है जब उसे भीतर से रोना आता है। वह वास्तविक और सच्ची रुलाई थी, जिसका थमना आसान नहीं होता। मित्रों, क्या आपको मधु का व्यवहार अच्छा लगा? क्या एक स्त्री को विवाह के बाद इतनी बेरुखी से रहना अच्छा है? क्या आपको निरामय का व्यवहार अच्छा लगा? क्या उसका अपने मेल ईगो को इतना अधिक कुचलकर व्यवहार करना सही लगा आपको? पति या पत्नी का एक दूसरे के साथ कुछ आत्मसम्मान भरा व्यवहार होना चाहिए या नहीं? बताइएगा ज़रूर। आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कहानी के बारे में अपनी राय भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।